नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और उधर डोनाल्ड ट्रंप जीत का दावा ठोककर नाचने लगे बॉस। ईरान ने कहां धमाका कर होश उड़ा दिए, आज आपको बताऊंगा। जहाज, तेल के टैंकर, रिफाइनरी, ईरान इतने धमाके कर रहा है कि पेट्रोल को 200 रुपया पहुंचाकर मानेगा क्या। वॉर में लाखों करोड़ फूंक चुके ट्रंप के सामने ईरान ने कौन सी 3 शर्तें रख दी। युद्ध खत्म हो जाएगा क्या, आज इसके बारे में भी बताऊं। दूसरों के तेल में आग लगाते ईरान में आसमान से तेल क्यों बरस रहा है, क्या यह बारिश जान ले लेगी, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। फिर बात होगी सिलेंडर बहाना नरेंद्र निशाना। राहुल गांधी और इंडी ने आज गैस और तेल पर क्या कोहराम मचा दिया, आज उसके बारे में बताऊं। एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें, खाने के मेन्यू से छोले भटूरे भी गायब। ग्राउंड रिपोर्ट में पब्लिक खुद क्या बता रही है, आज आपके लिए लेकर आया हूं। ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया क्या, तेल की दिक्कत अब नहीं होगी क्या, सच क्या है यह भी बताऊंगा। स्विगी जोमैटो के ऑर्डर पर वॉर का कितना असर, आपके फोन का नेटवर्क भी खा जाएगा क्या युद्ध। भारत के पास जितना तेल, गैस और जितना आने की उम्मीद, कितने दिन सब सेफ रहने वाला है, आज इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। उधर ट्रंप जीत का झूठा जश्न मनाकर नाच रहे, इधर ईरान ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा है क्या, क्या खबर आई है। चलते युद्ध में इजराइल सीसीटीवी कैमरे क्यों बदलने लगा, ईरान अब सीधे अमेरिका तक मिसाइल दागेगा क्या। ईरान के स्लीपर सेल क्या खौफनाक प्लान बना रहे, ड्रोन मिसाइल के अलावा आतंकी हमलों से दहलाएंगे इजराइल अमेरिका को क्या। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी कि वो कौन से मंदिर हैं जहां डोसा से लेकर चाउमीन और मोमोज का भोग लगता है भगवान को, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद आज स्पीकर ओम बिड़ला आसन पर पहुंचे, इस तरफ और सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन किसी भी नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी संसद के नियमों से ऊपर नहीं है। मैंने हमेशा निष्पक्षता के साथ सदन का संचालन किया। लखनऊ में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की है। यह मुलाकात तब हुई है जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गोरक्षा के लिए धर्म युद्ध का ऐलान किया है, जिसके तहत गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल के समर्थन से नहीं होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 8 या 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, जबकि जेडीयू से एक और डिप्टी सीएम होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ है। जम्मू में शादी समारोह में एक शख्स ने फारूक अब्दुल्ला पर गोली चलाई। सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। कातिलाना हमले के विरोध में जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े मामले में 2 आरोपियों को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दी। पवन बिश्नोई पर आरोप है कि वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जुड़ा हुआ था। उसने हत्या में इस्तेमाल गाड़ी और लॉजिस्टिक देने में मदद की थी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने MiG-29 मल्टी रोल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। यह उड़ान उन्होंने सीमावर्ती बेस से भरी, जो कि सोलो उड़ान। इस दौरान उन्होंने वेस्टर्न एयर कमांड की तैयारियों का जायजा भी लिया। नोएडा में बिजली का मीटर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 341 लोग मौजूद थे। कई लोगों ने जान बचाने के लिए फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल से कूद कर जान बचाई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं, जबकि 37 लोग घायल। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। दुनिया में हाहाकार, उधर ट्रंप जीत का दावा ठोक कर नाचने लगे। ईरान ने कहां धमाका करके होश उड़ा दिया। जहाज, तेल के टैंकर, रिफाइनरी, ईरान इतने धमाके कर रहा कि पेट्रोल को 200 के पार पहुंचाकर मानेगा क्या। वॉर में लाखों करोड़ फूंक चुके ट्रंप के सामने ईरान ने कौन सी 3 शर्तें रखी हैं जो युद्ध खत्म करवाएंगी। दूसरों के तेल में आग लगाते ईरान में आसमान से तेल क्यों बरस रहा है, क्या यह जानलेवा बारिश है। सबसे पहले युद्ध का चैप्टर देखिए। ईरान अमेरिका के युद्ध से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। युद्ध की आग आपके किचन तक पहुंच चुकी है। लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, पूरी दुनिया को आग में झोंककर ये भाई साहब नाच रहे हैं। आप सोचिए कितनी कोफ्त होगी, माथा पिलपिला जाएगा आपको इसको देख के। यहां लोग मर रहे हैं,
लोगों की नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, शेयर बाजार में पैसा डूब रहा है, किसी के घर में सिलेंडर कब आएगा नहीं आएगा इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है, महंगाई का क्या होगा लोग सोच रहे हैं। ये भाई साहब नाचने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि युद्ध तो जीत लिया। अरे युद्ध जीत लिए हो तो वहां तुम्हारी सेना हमला किस पे कर रही है? वीडियो गेम खेल रहे हो। ऐसी भीषण लड़ाई हो रही है कि जहाज फूट रहे हैं, तेल के टैंकर उड़ाए जा रहे हैं, रिफाइनरीज जलकर खाक हो जा रही। 13 दिन हो गए बॉस और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा, और वो आदमी नाच रहा है कि हम तो जीत गए। क्यों नाच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन बर्बादी अभी रुकने वाली लग नहीं रही, क्योंकि जीत का दावा करते और नाचते हुए ट्रंप को 24 घंटे भी नहीं बीते थे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई ने बहुत बड़ी धमकी दे दी। खामनई ने क्या धमकी दी, क्या कसम खा ली, जिससे ट्रंप और अमेरिका के होश उड़ जाएंगे, आज आपको यह विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि ट्रंप की अपनी बची खुची क्रेडिबिलिटी भी कैसे जीरो हो चुकी है कि आज की डेट में कोई भी ट्रंप की बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं कर रहा। युद्ध के बारे में ट्रंप जो बातें कर रहे हैं, युद्ध में ठीक उसका उल्टा हो रहा है। कभी कहते हैं युद्ध खत्म हो गया, कभी कहते हैं 6 हफ्ते चलेगा, कभी कहते हैं जब चाहे तब युद्ध खत्म कर दूंगा, कभी कह दिया कि अमेरिका जीत गया, युद्ध तो खत्म हो गया। भाई इलाज करा लो अगर कोई दिक्कत है तो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में दुनिया भर की इकोनॉमीज बीमार पड़ रही हैं। ट्रंप जो जो दावा करते हैं, ईरान हाथों हाथ उनके दावों की हवा निकाल देता है। ट्रंप जो जो प्लान बनाते हैं उसे ईरान या तो पानी में धमाके से डुबा देता है या फिर मिसाइल से धुआं धुआं कर देता है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच गजब का खेल चल रहा है। इधर से ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे ऑयल टैंकर को आगे बढ़ने की अपील की, उधर ईरान ने समंदर के अंदर बैक टू बैक ऑयल टैंकर उड़ा दिए। ट्रंप ने क्रूड ऑयल के दाम कम करने के लिए ऑयल रिजर्व का खजाना खोला। ईरान ऐसा हमला कर रहा है कि दाम कम ही नहीं हो पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। वो जैसे तैसे करके क्रूड ऑयल के दाम को $100 प्रति बैरल के नीचे लाते हैं, फिर ईरान ऐसा फोड़ता है कि क्रूड ऑयल एकदम भगभगाता हुआ ऊपर जाता है, 100 के पार चला जाता है। कल ही अमेरिका ने ईरान के कुछ जहाज को उड़ाकर माहौल बनाया कि समंदर में ईरान उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन उसके कुछ ही देर में ईरान ने थाईलैंड से लेकर अमेरिका तक के कमर्शियल जहाज को उड़ाकर ट्रंप का सारा माहौल खराब कर दिया। कैसे ट्रंप की जबरदस्त फजीहत हो रही है। अमेरिका के महाशक्तिशाली होने के दावे की धज्जियां उड़ रही हैं, और इस फजीहत के बाद भी ट्रंप कैसे नए नए बहाने बना रहे हैं जिससे युद्ध में उनकी जीत दिख सके। ट्रंप पे कौन सा इंटरनल प्रेशर आ गया है? कच्चे तेल के दाम अब ट्रंप के कहने पे भी क्यों नीचे नहीं आ रहे? यह युद्ध कहां जा रहा है? मुस्तफा खामनई ने क्या नई धमकी दी है जो आपको बता रही है कि युद्ध कितने दिन चल सकता है? लेटेस्ट तस्वीरों में क्या दिखा है, सब दिखाऊंगा इस चैप्टर में, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। We've won. Let me tell you, we've won. Early you won, we won. We won the bet in the first hour. Which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे हैं कि वो कैसे ईरान युद्ध से निकल जाएं, क्योंकि उनकी दिक्कत यह है कि वो बता नहीं सकते कि मैं फंस गया हूं। कैसे बताएंगे भाई? उनको दुनिया को दिखाना है अमेरिका नंबर 1 है, दुनिया को दिख रहा है, लेकिन उनको दिखाना कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। वो कॉमेडी फिल्मों में नहीं होता है कि धमाका हुआ, आगे से सूट बूट ठीक दिख रहा है, पीछे से पूरा फटा हुआ है कपड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की हालत वैसे ही हो रखी है, और वो आगे से दिखा रहा है कि देखो मैं सूट बूट में हूं। दुनिया जानती है कि क्या हुआ है। ट्रंप की मजबूरी यह है कि वो ये कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते कि वो निकल आए, क्योंकि ईरान तो फोड़ता चला जा रहा है। ईरान न सिर्फ अटैक पर अटैक कर रहा है, बल्कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके छोड़ दिया और तेल गैस की सप्लाई रोक दी। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है बॉस। ऊपर से कच्चे तेल के दाम रुकने का नाम नहीं ले। ट्रंप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कच्चे तेल का दाम कम नहीं हो रहा है। प्रेशर कम करने के लिए ट्रंप 2 कामों में लगे हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता खुल जाए, दूसरा कच्चे तेल के दाम कम हो जाए। अगर ट्रंप अपने ये दोनों टारगेट हासिल कर लेते हैं तो उन्हें युद्ध से निकलने का कुछ टाइम मिल जाएगा, कुछ प्रेशर कम होगा उन पर। लेकिन ईरान जानबूझकर ये दोनों नहीं होने दे रहा, क्योंकि उसको पता है जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया, लोगों तक तेल पहुंचने लग गया, दुनिया में तेल पहुंचने लग गया, तो जो दुनिया अभी थोड़ी बहुत उसकी बात सुन भी रही है वो भी सुनना बंद कर देगी। ऐसी स्थिति में ट्रंप वही कर रहे हैं जो वो अक्सर करते हैं, माहौल बनाओ, झूठ बोलो, लंबी लंबी फेंको। आप देखिए इधर युद्ध में अमेरिका संघर्ष कर रहा है और ट्रंप नाच के ये दिखा रहे हैं कि आई एम चिल, मुझे कुछ नहीं हो रहा।
तुम्हारे देश पे आरोप है कि तुमने बच्चियों को मार दिया 160 स्कूल में बम मार के, तुम नाच रहे हो बॉस। दुनिया भर में लोगों का हलक सूखा जा रहा है कि मेरी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, मेरे घर में खाना आएगा कि नहीं आएगा, मेरे घर में सिलेंडर तो नहीं खत्म हो जाएगा, मेरे देश की इकोनॉमी का क्या होगा, मेरे शेयर बाजार में लगे पैसे का क्या होगा, मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी अगर सिलेंडर नहीं मिला, वहां पर खाना कैसे बनेगा। एक रैली में ट्रंप ने 13 सेकंड में 5 बार कहा कि वी वॉन। आप सुनिए ट्रंप कैसे ईरान पर जीत का दावा कर रहे हैं, और साथ में यह भी देखिए कि ट्रंप की ऐसी छीछा लेदर हो रखी है कि वो कह रहे हैं हम जीत गए, पीछे खड़ा एक समर्थक ताली नहीं बजा रहा है। देखिए जरा और सुनिए जरा। Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names that general. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. यानी ट्रंप के समर्थकों का जोश भी ठंडा पड़ गया है। वो भी सोच रहे हैं किस आदमी को चुन लिया। कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत ताली भी बजाए तो उसमें वो जोश नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। ट्रंप कह रहे हैं कि पहले घंटे में युद्ध जीत गए थे। अगर यही सच है तो 13 दिन से वीडियो गेम चल रहा है। पहले घंटे में युद्ध जीत गए तो 13 दिन से वीडियो गेम खेल रहे हो। जब ट्रंप युद्ध जीत ही गए तो मिसाइल कौन बात की चल रही है, बम कौन बात का गिर रहा है, तेल के टैंकर कौन बात के फूट रहे हैं, रिफाइनरी में धमाका कौन बात का हो रहा है, ईरान को तबाह कर दूंगा कौन बात का कह रहे हैं आप, जब अगर आप पहले दिन में पहले घंटे में जीत गए थे। ट्रंप की बात की 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं रह गई बॉस। और इसीलिए जब वो कहते हैं कि युद्ध हम जीत गए तब भी तेल की कीमत कम नहीं होती, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कर पा रहा इस आदमी पर। ट्रंप कुछ भी कहते रहे, युद्ध रुकने वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि आज पहली बार ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला बयान सामने आ गया। इस बयान में ऐसी ऐसी बातें हैं जो ट्रंप के होश उड़ा देंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद कई दिनों बाद मुस्तफा खामनेई ने जो पहला बयान दिया है उसमें मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि हम शहीदों के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट अभी बंद रहना चाहिए, शहीदों के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे, हॉर्मुज को रोकने या नियंत्रित करने की रणनीति पर भी काम जारी रहना चाहिए। अब से हमें इस इलाके में अमेरिकी बेस पर अपने हमलों पर फोकस करना जारी रखना होगा। यह आंदोलन इस्लामी क्रांति के मूल्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं कि मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि हम अपने शहीदों के खून का हिसाब लेना नहीं छोड़ेंगे। यह केवल क्रांति के महान नेता की शहादत का मामला नहीं है, बल्कि देश के हर व्यक्ति जो दुश्मन के हाथों शहीद होता है उसकी जिम्मेदारी भी इसी हिसाब में शामिल है। मुस्तफा खामनेई ने क्लियर कर दिया कि ईरान नहीं झुकेगा ना पीछे हटेगा। अब यह युद्ध कैसे खत्म होगा बॉस, यह सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि यह युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के नाचने से खत्म नहीं होगा। और यहां ईरान अपनी उंगली पे नचा रहा है अमेरिका को। मुस्तफा खामनेई का बयान ऐसे वक्त में आया है जब कई दिनों से सस्पेंस बना हुआ था कि मुस्तफा खामनेई सही सलामत है भी या नहीं। हमले के बाद से उन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा नहीं गया तो सस्पेंस बढ़ने लगा। ऐसे भी दावे थे कि अमेरिका के हमले में मुस्तफा खामनेई बुरी तरह घायल हो गए और कुछ बोलने तक की स्थिति में नहीं। लेकिन अब मुस्तफा खामनेई का बयान आने से ईरान की सेना को नया बूस्ट मिलेगा। मुस्तफा खामनेई ने 2 बड़ी बातें कही, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा और दूसरा यह कि अमेरिका के साथ देने वाले देशों पर हमले जारी रहेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी दूसरे देशों से करेंगे। मुस्तफा खामनेई की ललकार ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों का धुआं कर दिया, क्योंकि ट्रंप तो यही माहौल बना रहे थे कि ईरान खत्म है। वहां मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं कि भाई सिर्फ मारूंगा नहीं, मेरा जो नुकसान हुआ उसका पैसा लूंगा, उसकी भरपाई करूंगा, नहीं तो तुम्हारे यहां इतना मारूंगा कि जो जितना मेरा यहां नुकसान हुआ है उतना तुम्हारा नुकसान होना चाहिए। यानी भाई दोनों तरफ से कोई नहीं झुक रहा। फंस गए हम, फंस गई है दुनिया, फंस गया मिडल ईस्ट। यहां तो मुस्तफा खामनेई और ईरान के अलग ही प्लान चल रहे हैं। मुस्तफा खामनेई का बयान कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा कि युद्ध रुकने वाला लग नहीं रहा, क्योंकि वो भयंकर बदला लेने की कसम खाकर बैठे हैं। मुस्तफा खामनेई के बारे में यह भी ध्यान रखिए कि इसी युद्ध में मुस्तफा अपने पिता, पत्नी, बहन सब गवा चुके बॉस। यानी मुस्तफा के पास खोने को कुछ नहीं है।
और अब मुस्तफा खामनेई बदले की आग में धधक रहे हैं। खामनेई ने अपने परिवार को लेकर कहा कि मेरे पिता के अलावा जिनकी मृत्यु एक सार्वजनिक मुद्दा बन गई है, मेरी प्रिय और वफादार पत्नी जिनसे मुझे बहुत उम्मीदें थी, मेरी बहन जिसने अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और अंत में अपने छोटे बच्चे के साथ शहीद हो गई, और मेरी दूसरी बहन के पति जो एक समझदार और नेक इंसान थे, ये सभी अब शहीदों के काफिले में शामिल हो गए। मुस्तफा खामनेई जिस बदले की बात कर रहे हैं, ईरान की सेना वही बदला ले रही है। भाई ईरान को दिख रहा है कि हम नहीं मारेंगे तो हम तो मर ही रहे हैं। अगर मारते रहे, अगर लड़ते रहे तो शायद दुनिया इसमें पिसेगी तो लोग आएंगे रोकने के लिए। इधर ट्रंप अमेरिका में जीत का दावा कर रहे थे, उधर ईरान ने समंदर में अमेरिका का ऑयल टैंक ही फोड़ दिया। आप तस्वीर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नाचते हुए कि हम जीत गए, ये जीत की निशानी है, तुम्हारा टैंक फोड़ दिया, टैंकर फोड़ दिया ईरान ने। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के ऑयल टैंकर सफेसी विष्णु पर हमला किया है उसने। अमेरिकी स्वामित्व वाले इस शिप का मार्शल आइलैंड के झंडे लगा। IRGC नेवी ने कहा कि पर्शियन गल्फ के उत्तर में यह जहाज था। जहाज को लगातार वार्निंग दी गई, जब वो नहीं माना तो उड़ा दिया। दावा है कि ईरान ने सुसाइड बोट से जहाज को उड़ाया है। सुसाइड ड्रोन तो सुने थे, लेकिन अब ये सुसाइड बोट क्या है भाई? ईरान ने कौन सा नया हथियार निकाल लिया, उसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। ईरान ने समंदर में कैसे अमेरिका के कमर्शियल जहाज को उड़ाया वो आपको बताता हूं। ईरान ने कामिकाजे बोट से हमला किया, इसे सुसाइड बोट कहा जाता है। इस बोट पर बारूद लदा होता है और यह ऑटोमेटेड नाव है। जैसे ड्रोन को आप उड़ाकर फोड़ देते हैं किसी को, वैसे ही इसे भी टारगेट की तरफ छोड़ दिया। नाव चला जा रहा, जाकर टकराया, फट गया। ईरान अपने नए हथियारों से चौंका रहा है, कभी सुसाइड ड्रोन, कभी सुसाइड बोट, कभी बारूदी सुरंगें। ईरान लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है, हर दिन नए नए हथियारों के वीडियो जारी कर दे रहा है। ईरान बता रहा है कि वो कैसे अपने दुश्मनों पर ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल से हमला कर रहा है। इस हमले की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया जाए, लेकिन ईरान समंदर में जहाज उड़ाकर मैसेज दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कोई समझौता नहीं होगा, वो नहीं खुलेगा, जो आएगा उसको मार देंगे। ईरान ने धमकी दी है कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो जहाज है वो रिस्क लेने की गलती ना करें। ईरान ने कहा कि कोई भी नुकसान का जिम्मेदार अमेरिका होगा। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है कि इसके कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने कहा था कि ऑयल टैंकर्स को वहां से गुजरना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे जहाजों को वहां से गुजरना चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं कि एक ही रात में अमेरिका ने ईरान की सारी माइनस शिप को उड़ा दिया है, माइनर शिप को। यानी ट्रंप एक तरह से भरोसा दे रहे थे कि अब वो ईरान की कोई माइंस शिप वहां पर है ही नहीं, जाओ तुम चलो आगे बढ़ो। कौन लेके जाएगा जहाज बॉस? जहाज फटेगा वो मरेगा, ट्रंप थोड़ी कोई नुकसान झेलेंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप की एक बेतुकी सलाह की वजह से कई जहाजों को नुकसान उठाना पड़ा। पहले 9 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरना चाहिए, कुछ हिम्मत दिखानी चाहिए, डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। ईरान के पास कोई नेवी नहीं है, हमने उनके सारे जहाज डुबो दिए। जो गए उनके साथ क्या हुआ देखिए। ट्रंप को इतना भरोसा है अपनी सेना पे तो खुद एक जहाज पर बैठे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर के दिखा दें। लेकिन पिछले 24 से 36 घंटे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और उसके आसपास के इलाके में जहाजों को उड़ाकर ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। ट्रंप तो कह रहे हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, तो फिर यह हमले कैसे हो रहे हैं? यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में ट्रंप की बात पे कोई ढेले भर का भरोसा नहीं कर रहा। ट्रंप तो यह भी कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल की आपूर्ति पर ईरान रोक लगाता है तो 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। ईरान पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन ईरान तो ट्रंप की धमकियों का लोड ही नहीं ले रहा। ट्रंप इस गलतफहमी में थे कि अमेरिका ने तो ईरान की माइन शिप को उड़ा दिया, अब तो कोई खतरा नहीं है। लेकिन ईरान ने पिछले 2 दिन में 6 शिप पर हमला करके बता दिया कि ईरान की नेवी की ताकत अभी खत्म नहीं हुई। दावा है कि पिछले 24 घंटे में ईरान ने 4 टेरिटोरियल वाटर्स में 5 हमले किए हैं। दावा है कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 19 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। और ईरान यह जानबूझ के कर रहा है, वो जानबूझ के तेल को निशाना बना रहा है ताकि दुनिया को इसकी आग जो है महसूस हो। और इसलिए ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने कब्जे में लेने की धमकी दी। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने कंट्रोल में लेने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करना इतना आसान है क्या? आज आपको यह भी बताता हूं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर है। इतने पतले पैसेज को ईरान कई तरह से कंट्रोल करता है। हॉर्मूज रूट पर माइंस बिछाकर, फास्ट अटैकिंग बोट्स के जरिए, एंटी शिप मिसाइल से, सबमरीन और ड्रोन के जरिए। यानी इस पूरे इलाके में अमेरिका अपनी तगड़ी नेवी भी लेकर घुस सकता है, लेकिन उसे जंगी बेड़ों को नुकसान होने का बड़ा रिस्क होगा। इसलिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि इतना संकरा रास्ता है।
माइंस बिछी है, 10 तरह का उसने तैयारी कर रखी है। वो जाओगे तो चक्रव्यूह में फंस जाओगे। आप ये भी देखिए कि समंदर में ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में कैसे भारतीयों की जान मुश्किल में फंस गई। अमेरिका के जिस शिप को ईरान ने उड़ाया उसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है। दावा है कि इन जहाजों पर जो क्रू होता है उसमें 15% भारतीय होते हैं, यानी ईरान किसी भी जहाज को टारगेट करेगा तो भारतीयों को भी खतरा है। भारतीय की मौत पर विदेश मंत्रालय ने दुख जताया है। भारत ने अपील की है कि कमर्शियल शिप को टारगेट मत करो बॉस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में करीब 150 जहाज फंसे हुए, जिस वजह से गैस और कच्चे तेल की कमी हो गई और इस कमी को पूरा करने के लिए अब ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि तेल के दाम कम हो जाए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA का 400 मिलियन बैरल रिजर्व के इस्तेमाल को मंजूरी देना एक बड़ी घटना है। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है कि इस युद्ध की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट की सप्लाई में इतिहास में सबसे बड़ी रुकावट आ रही है। इससे पहले साल 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो 182 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व जारी किया गया था। दूसरी तरफ अमेरिका भी 172 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल करेगा। जब मार्केट में यह खबर आई कि तब ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल पर था। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस रिकॉर्ड रिजर्व से मार्केट में पैनिक कम होगा। जो रिजर्व इस्तेमाल किया जाएगा वो कच्चे तेल के 4 दिन के कुल ग्लोबल प्रोडक्शन के बराबर है। यह रिजर्व गल्फ से गुजरने वाले क्रूड के 16 दिन को कवर कर सकता है, यानी अगले 2 हफ्ते के लिए कुछ राहत मिल सकती है। ट्रंप भी दावा कर रहे हैं कि अब तो तेल के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है वो आपको आगे बताऊंगा, पहले सुनिए उनको। Which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? Huh? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. It's a tough country. ऑयल रिजर्व जारी होने का फैसला हो गया, ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप के शब्दों की कोई कीमत ही नहीं रह गई, क्योंकि तेल के दाम कम नहीं हुए। आज कच्चे तेल के दाम $100 के पार चले गए बॉस। यानी डोनाल्ड ट्रंप पे मार्केट को भी भरोसा नहीं रह गया है और मार्केट को भी लग रहा है कि युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा। इसलिए कच्चे तेल की कीमत जो घट के 90 पर आई थी वो फिर 100 के पार चली गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सिर्फ 12 दिनों की बंदी से पूरी दुनिया तेल के लिए बाप बाप कर रही है और इसका असर अमेरिका पर भी पड़ रहा है। ज्यादातर पोल्स में अमेरिकी जनता युद्ध को नकार रही है। युद्ध के बीच ट्रंप की रेटिंग लगातार गिर रही है। कल ही एक और रेटिंग आई है, उसमें ट्रंप की रेटिंग और गिर गई है और शायद यही वजह है कि ट्रंप अपने युद्ध के फैसले को जस्टिफाई करने के लिए अब नई नई थ्योरी लेकर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उनका एक नया बयान आया है। ट्रंप अब युद्ध से अमेरिका को फायदे गिनवा रहे हैं ताकि उनके खिलाफ जो सेंटीमेंट बन रहा है उसे कम किया जा सके। ट्रंप अब कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, इसलिए जब ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम बहुत पैसा कमाते हैं। कैसे आदमी हो यार, पहले कभी नाच रहे हो, कभी कह रहे हो लोग मर रहे हैं जिसमें लोग बाप बाप कर रहे हैं, उसमें तेल अगर महंगा बिक रहा है तो हम तो पैसा कमा रहे हैं। मतलब अपने अमेरिका के लोगों को बता रहे हैं कि घबराओ मत, हम तो पैसा छाप रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लोगों का पैसा निकल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के तौर पर मेरे लिए इससे भी ज्यादा जरूरी और दिलचस्प बात यह है कि एक बुरे साम्राज्य ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाए और मिडिल ईस्ट और असल में दुनिया को तबाह करने से रोका जाए। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ट्रंप के इस तरह के दावों पर सवाल उठते हैं कि जब अमेरिका ने पिछले साल जून में ही ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी तो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना कहां से रहा है? मजाक है न्यूक्लियर वेपन बनाना कि पिछले 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले आपने फोड़ दिया, फिर 8 महीने में ईरान ने बना लिया। कागज का बोट बना रहे हैं या कागज से प्लेन बना रहे हैं कि एक कागज फट गया दूसरा लाए और बना के उड़ा दिए। ट्रंप नई नई कहानियां सुना रहे हैं ताकि अमेरिका के हमले के बाद ईरान फिर से न्यूक्लियर बम बनाने में जुट गया। इस कहानी को सुनकर थोड़ा सेंटीमेंट उनकी तरफ आए, उनकी पॉपुलैरिटी जो गिर रही है वो उठे, लोगों को लगे कि अरे ये तो हमारे लिए कर रहा है। सुनिए जरा। As well as Operation Midnight Hammer, where we totally obliterated Iran's nuclear potential. We obliterated it. They don't have nuclear potential. And then after Midnight Hammer, and then we left, we figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years. And that's because, there'll be some day when you don't have me as president. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी होगा जब आपके पास मेरे जैसा राष्ट्रपति नहीं होगा। भाई दुनिया में ना लोग जाके हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाएंगे अगर तुम्हारे जैसा राष्ट्रपति ना हो।
लड्डू चढ़ाएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि हमारे संकट मोचक वही हैं, हनुमान जी। अगर आपके जैसा राष्ट्रपति दुनिया में नहीं होगा तो इसका मतलब हम संकट से बच जाएंगे, ऐसी स्थिति कर दी है आपने। ट्रंप युद्ध में इस तरह फंस गए हैं कि अलबलाई हुई बातें कर रहे हैं और उनकी बातों में इतना विरोधाभास है कि कोई उन पर भरोसा नहीं कर सकता। अमेरिका की हालत देखकर कई लोग डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के युद्ध की तुलना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने, आप याद कीजिए बॉस, जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो उस हमले का मकसद क्लियर था, कब युद्ध खत्म करना है यह भी क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं कि हम किसको मारने के लिए उतरे हैं। लेकिन आप ट्रंप को देखिए बॉस, उस आदमी को कुछ नहीं पता कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, कोई प्लान बी नहीं है, कुछ नहीं है। युद्ध में घुस गए, निकलना कैसे यह पता ही नहीं है। और इसलिए आपको देखना चाहिए कि देश कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, पुतिन घुसे युद्ध में निकल नहीं पा रहे हैं, ट्रंप घुसे युद्ध में निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी युद्ध में घुसे भी और निकल भी आए, अपना काम भी पूरा कर लिया और देश की रॉकेट बनी इकॉनमी को हिलने नहीं दिया। लिमिटेड युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। आज की डेट में अमेरिका की क्या हैसियत रह गई? दुनिया हंस रही है कि तुम नंबर 1 देश हो, तुम्हारी क्या ताकत जी, तुम्हारा क्या है डिफेंस सिस्टम जी, कि ईरान जहां मन कर रहा है वहां मार दे रहा है। आप सोचिए भारत की ताकत, अपने सैनिकों का शौर्य, कि ऐसे ही ड्रोन आते थे लेकिन कहीं ड्रोन घुसने नहीं दिया हमारी सेना ने, ऐसे ही मिसाइलें दागी थी पाकिस्तान ने, कहीं फूटने नहीं दिया। इसलिए समझिए जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ उसकी अहमियत समझिए बॉस, कि नरेंद्र मोदी कैसे गए, काम हुआ और वापस हम निकल आए भारत। पुतिन से लेकर ट्रंप तक फंसे हुए हैं युद्ध में। ट्रंप चाह रहे हैं कि किसी तरह युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन युद्ध कब खत्म होगा यह ईरान के हाथ में है, ऐसा लगने लगा। ईरान ने अमेरिका के आगे युद्ध खत्म करने की 3 शर्तें रखी। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इन 3 शर्तों के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध रोकने का एकमात्र यही रास्ता है। उन्होंने कहा कि पहली शर्त है ईरान के निर्विवाद अधिकारों को स्वीकार करो, दूसरी शर्त है युद्ध की वजह से ईरान को अब तक जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो, और तीसरी शर्त है भविष्य की आक्रामकता के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय गारंटी लागू करो। अब यह कैसे होगा बॉस? अमेरिका इनकी भरपाई करेगा? तो शर्त भी ऐसी है कि जो पूरी होती लगती नहीं, इसलिए पता नहीं भगवान जाने कैसे यह युद्ध रुकना है। इन शर्तों के लिए तैयार होना ट्रंप और ताकतवर अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी, और वो होंगे ही नहीं, उनका ईगो ही नहीं मानेगा बॉस, इसलिए वो चाहकर भी युद्ध से निकल नहीं पा रहे। लेकिन आप ये भी देखिए कि एक एक दिन अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। आप युद्ध का खर्चा देखिए बॉस। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को भरोसा देके आए थे कि हम अमेरिका को ग्रेट बना देंगे अगेन, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। युद्ध का खर्च देखिए, युद्ध का खर्च, ये अमेरिका के लिए बता रहा हूं आपको, यूएस के लिए। पहले 2 दिन में अमेरिका का खर्च था, पहले 2 दिन उसमें अमेरिका का खर्च हुआ था $5.6 बिलियन, यानी करीब 52,000 करोड़ रुपए, पहले 2 दिन में, मात्र 2 दिन के अंदर। और शुरुआती 6 दिन में अमेरिका का खर्च हुआ है, शुरुआती 6 दिन अगर आप देखिएगा उसमें कितना खर्च हुआ अमेरिका का, वो है $11 बिलियन, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1 लाख करोड़ प्लस, जबकि दुनिया के 60 देशों का सालाना बजट 1 लाख करोड़ रुपए से कम है या उसके आसपास है। और अब ये तो आपको शुरुआती 6 दिन का बता रहा हूं बॉस, आज तो हम 13वें दिन तक पहुंच गए हैं, तो ये 1 लाख करोड़ पे थोड़ी रुका होगा। ये आंकड़ा सिर्फ 6 दिन का है, जबकि आज युद्ध का 12वां दिन है। सोचिए अमेरिका को यह लड़ाई कितनी महंगी पड़ रही है, और अगर यह युद्ध और लंबा चला तो खर्चों का आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। युद्ध में हो रहे खर्च की यह जानकारी ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस की एक ब्रीफिंग में सांसदों को दी। कुछ अमेरिकी सांसदों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन युद्ध के लिए कांग्रेस से करीब $50 अरब की फंडिंग की अपील कर सकता है। इसी बीच ईरान पर मिसाइलों की बारिश के बाद अब तेजाब की बारिश हो रही है। राजधानी तेहरान के आसमान में तेजाबी बारिश हो रही है। यह बारिश इतनी खतरनाक है कि इसकी एक बूंद भी शरीर पर पड़ जाए तो फफोले हो जाए। इजराइल ने कुछ दिन पहले एक ही दिन में तेहरान के आसपास 30 फ्यूल डिपो पर एक के बाद एक हमले किए थे। इसी हमले के बाद पूरे तेहरान का आसमान धुएं की मोटी परत से ढक गया, दिन में अंधेरा हो गया था। कई दिनों से तेहरान के लोगों ने सूरज नहीं देखा, क्योंकि आसमान में छाया काला धुआं सूरज की रोशनी को ऊपर ही रोक दे रहा है। अब तेजाबी बारिश ने उसकी मुसीबत और बढ़ा दी है। तेहरान में हो रही इस एसिड रेन की वजह से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा पैदा हो गया। बच्चों और बड़ों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों की शिकायत बढ़ गई है।
लोगों की आंखों और स्किन में जलन हो रही है बॉस। तेहरान की इस तेजाबी बारिश में कौन कौन से खतरनाक केमिकल हैं वो भी सुनिए। इसमें हाइड्रोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये केमिकल पानी के भाप से मिलते हैं तो खतरनाक रिएक्शन होता है, जहरीली गैस बनती है और इसी वजह से तेजाबी बारिश होती है। इस एसिडिक रेन से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो सुनिएगा तो आपको डर लग जाएगा। अगर इस बारिश की बूंदें शरीर पर पड़ जाएं तो फफोले हो जाते हैं, चर्म रोग की आशंका रहती है, आंख में पानी की बूंद चली जाए तो आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें जलन शुरू हो जाती है, आंखों की रोशनी अचानक कम हो सकती है, कफ, अस्थमा, गले में खराश जैसी समस्या हो सकती है, सिरदर्द और माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और बारिश के पानी में केमिकल के पार्टिकल कई इंफेक्शन की वजह बन सकते हैं। तो इस तरह की खूंखार बारिश हो रही है ईरान में इस वक्त। सोचिए क्या हो रखा है। लेकिन ये तो ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है, लेकिन उनके बीच में जो हो रहा है उसका इंपैक्ट भारत में क्या है। अगला चैप्टर, सिलेंडर बहाना नरेंद्र निशाना। राहुल गांधी और इंडी ने आज गैस और तेल पर क्या कोहराम मचाया। एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें, खाने के मेन्यू से छोले भटूरे भी गायब। ग्राउंड रिपोर्ट में पब्लिक क्या बता रही है। ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया क्या। तेल की दिक्कत अब नहीं होगी क्या, सच क्या है। स्विगी जोमेटो के ऑर्डर पर वॉर का कितना असर, आपके फोन का नेटवर्क भी खा जाएगा युद्ध क्या। और भारत के पास जितना तेल, गैस और जितना आने की उम्मीद, उससे हम कितने दिन सेफ रहने वाले हैं, इसका चैप्टर अब खोलता हूं। ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तेल सप्लाई के लिए बंद करने का ऐलान किया, तब से पूरी दुनिया में तेल का संकट गहराया हुआ। भारत अकेला नहीं है, भारत के पड़ोसी देश में तो तेल की संकट की वजह से गोलियां चल रही हैं, लात घूसे चल रहे हैं। पाकिस्तान में लॉकडाउन है, बांग्लादेश में बुरा हाल है। भारत में सरकार ने अभी भी भरोसा दे रखा है कि पेट्रोल, डीजल, गैस और एटीएफ की किसी तरह का कोई संकट नहीं। लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकार को यह भरोसा इसलिए देना पड़ा क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने की तस्वीरें आ रही हैं। विपक्ष ने एलपीजी की किल्लत को लेकर सरकार पर हमला किया। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने एलपीजी के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। अब यह वाकई एलपीजी की किल्लत है या फिर ईरान अमेरिका वॉर के बीच लग रही अटकलों को लेकर पैनिक बाएंगे। एलपीजी की किल्लत का सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने इकट्ठा की, लोगों से बात की। स्विगी जोमेटो के ऑर्डर पर कितना वॉर का असर पड़ रहा है, क्या आपके फोन का नेटवर्क चला जाने वाला है, इस युद्ध का कहां कहां इंपैक्ट पड़ने वाला है। गैस और तेल को लेकर राहुल गांधी और इंडी ने क्या कोहराम मचाया है। नरेंद्र मोदी सरकार क्या जवाब दे रही है। भारत के पास कितना तेल और गैस है, कितना आने वाला है, कितने दिन सब सेफ रहने वाला है, आज पूरे डिटेल में आपको समझाने वाला हूं बॉस। ये चैप्टर मिस मत कीजिएगा। लेकिन पहले जो देश में पॉलिटिक्स हो रही है उसकी एक झलक देखिए। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। हम तो सरकार ही फैला रही है। 4 दिन से गैस नहीं मिल रहा है। बाल बच्चा इसे रो रहा है, खाने पीने क्या करें। हम आज 2 दिन से खड़े हैं सर। मैं 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF और fuel oil. ईरान अमेरिका वॉर के बीच एक संग्राम भारत में भी छिड़ गया। सिलेंडर के बहाने राहुल गांधी और इंडी ने मिलकर पीएम मोदी को घेरने के लिए नया मोर्चा खोला। राहुल गांधी और इंडी ने आज संसद से लेकर सड़क तक गैस और तेल पर खूब हंगामा किया। संसद भवन के बाहर राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने देश भर में एलपीजी की कमी का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस जवाब को मांगने में कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, मांगना चाहिए। लेकिन सिलेंडर के साथ साथ नरेंद्र सरेंडर भी ले आए, यानी उनका फोकस पब्लिक की तकलीफ कम, नरेंद्र मोदी को घेरना ज्यादा लग रहा है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने पीएम मोदी के खिलाफ जो नारे लगाए, सुनिए एक बार। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी देश से कह रहे हैं कि पैनिक मत करो और खुद इतने पैनिक में हैं कि संसद तक नहीं आ रहे। सुनिए राहुल गांधी। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked.
for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं. तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं. राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस सही मुद्दे को पकड़ते पकड़ते फिसल जाते हैं. पब्लिक की बात कीजिए ना बॉस. पब्लिक आपके लिए, आपको वोट करती है, नहीं भी करती है तो आप पब्लिक के लिए ही नेता बने हुए हैं. लेकिन इनके जीवन का एक ही मकसद है कि नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से सरेंडर कर दिया, ये बता दो. कभी कभी तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जाके कोने में इनको बोलेंगे, हाँ भाई चल मान भाई, तुम जो सोचते हो वही सही, तुम भी खुश रहो जीवन में, दूसरों को भी रहने दो. क्योंकि पब्लिक के साथ क्या हो रहा है उससे इनको मतलब नहीं है. इनको बस नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाना है. राहुल गांधी और इंडी वाले ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी कुछ कर ही नहीं रहे, देश में कुछ हो ही नहीं रहा, सरकार एकदम चुपचाप बैठ गई. देखिए सब कुछ 100% ठीक नहीं हो रहा है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है. आप देखिए कि इतना बड़ा क्राइसिस है, दुनिया भर में ना क्राइसिस है, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उसके बीच भी हजारों भारतीयों को बचाकर खाड़ी देश से भारत लाया गया. प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इस वक्त अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी है. 1 मार्च से 7 मार्च के बीच आपको पता है कितने भारतीय वापस आए हैं? जिस वक्त आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में एयर स्पेसेस जो हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट में 52,000 भारतीय एयर स्पेसेस बंद होने के बावजूद 52,000 भारतीय वापस लाए गए. ये आपको बता रहा हूं 1 मार्च से 7 मार्च, 1 मार्च से 7 मार्च के बीच का खाड़ी देशों से लाए गए हैं 52,000. इनमें से 30,000 से ज्यादा लोग भारतीय एयरलाइंस के जहाजों में लौटे. लेकिन अभी जो राजनीति हो रही है वो एलपीजी के क्राइसिस को लेकर हो रही है. यूपी में अगले साल चुनाव हैं, तो इंडी वालों ने, राहुल गांधी के सहयोगी अखिलेश यादव की पार्टी ने लखनऊ और यूपी के दूसरे शहरों में एलपीजी को लेकर प्रोटेस्ट किया. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए सरकार को घेरा, सवाल पूछे. देखिए एक बार. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलपीजी को लेकर सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. एक बार अखिलेश यादव को सुनिए. भ्रम तो सरकार ही फैला रही है. अच्छा, सबसे पहले फैसला किसने लिया कि कितने दिन में सिलेंडर भरा जाएगा? तो जिसने ऑर्डर निकाला है कि इतने दिन बाद ही सिलेंडर मिलेगा, उस पर एक्शन क्या कर रही है सरकार? इसका मतलब सरकार ने भ्रम फैलाया है. ये भ्रम किसी और ने नहीं फैलाया. भ्रम अगर फैलाया है तो सरकार ने खुद फैलाया. क्यों ऑर्डर निकाला है सरकार ने? तेल गैस पर विपक्ष की पॉलिटिक्स का जो चैप्टर है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने आज मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया. सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संकट का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखिए और हालात पर लगातार निगरानी बनाकर रखिए. आगे पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ का सोशल मीडिया पर पूरी आक्रामकता के साथ जवाब दीजिए. पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तैयारियां बहुत मजबूत हैं. मौजूदा संकट से निपटने के लिए भारत की पड़ोसियों समेत कई दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर तैयारी है. तेल और गैस को लेकर आज लोकसभा में भी बड़ा हंगामा हुआ. लोकसभा में भारी हंगामे के बीच आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल गैस के संकट पर जवाब दिया. हरदीप पुरी ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल शिपिंग के लिए बंद है. फिर भी भारत इस क्राइसिस को दूसरों के मुकाबले बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है. भारत की क्रूड सप्लाई स्टेबल है क्योंकि इंपोर्ट को पहले ही डाइवर्सिफाई कर चुके हैं. हॉर्मुज से भारत का 45% क्रूड ऑयल आता था, लेकिन हॉर्मुज से सप्लाई में दिक्कत हुई तो उतना ही तेल भारत ने दूसरी जगहों से इसी बीच में सिक्योर कर लिया. नॉन हॉर्मुज रास्ते से भारत का क्रूड इंपोर्ट पहले 55% होता था, लेकिन अब यह बढ़कर 70% पर पहुंच चुका है. 2006-07 में भारत 26 देशों से तेल खरीदता था, लेकिन आज की डेट में भारत के क्रूड इंपोर्ट के सोर्स बढ़कर 40 देशों तक चले गए. पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो क्रूड की सप्लाई दूसरे सोर्सेज से कर ली. लेकिन क्या हम उतना इंपोर्ट कर पा रहे हैं जितनी हमारी जरूरत है? दूसरे सोर्सेज सप्लाई के बाद भी इंपोर्ट में कितना गैप है मैं आपको बताता हूं. सुनिए जरा, इस वक्त स्थिति क्या है यह आपको बता रहा हूं. क्रूड ऑयल के बारे में जो भारत खरीदता है, क्योंकि भारत में कोई बहुत बड़ा तेल का भंडार नहीं है. भारत का
हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से भारत का तेल आता है, वो कितना आता है? 45% आता है बॉस, भारत का तेल जो भारत की जरूरत का है। ये आज की डेट में क्लोज है, यानी ये बंद हो रखा है। तो भारत को 45% तेल कहां से आएगा बॉस, जब यही रास्ता बंद है? अब हरदीप पुरी खुद कह रहे हैं कि नॉन हॉर्मुज स्ट्रेट से कितना तेल आता है भारत का? कह रहे हैं 55% आता है। अब बढ़ाकर इसको कितना किया? कह रहे हैं बढ़ाकर इसको हमने 70% कर दिया। यानी कि आपने कितना बढ़ाया? 55 का 70 किया, इसका मतलब 15% का आपका गेन है। 15% उधर से कवर कर रहे हैं ना। आपका बंद कितना हुआ है? 45%। यानी इंपोर्ट का गैप कितना है? इंपोर्ट का गैप आज की डेट में अगर आपके ही आंकड़ों को माने पेट्रोलियम मंत्री जी, तो 30% बनता है। क्योंकि जो 45% आता था, अगर वो बंद है, 15% आपने उसको रिकवर किया है दूसरी जगहों से मंगा के, तो 30% कम ना पड़ रहा होगा फिर। और हमारा डेली कंजम्पशन जो है डेली का, वो है 55 लाख बैरल पर डे। 55 लाख बैरल पर डे, ये हमारा डेली का कंजम्पशन है। अब 30% अगर उसमें से कम है, मान लीजिए थोड़ा बहुत घर में आप कर रहे हैं, इधर उधर से भी करेंगे, 20% फिर भी तो गैप रह रहा होगा। फिर भी पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे कुछ हो। वो कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। अरे कैसे कमी नहीं है बॉस, ये तो आंकड़ों में दिख रहा है। भाई इस वक्त देश अगर संकट के दौर में है, दुनिया संकट में फंसी हुई है, हमारे पड़ोसी संकट में फंसे हुए हैं, तो खुल के बोलिए ना बॉस कि देखो ये संकट है, हमको भारतीय के तौर पे मिलकर लड़ना होगा। नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश खड़ा हो जाता। कोरोना में नहीं देखे हैं आप? आपको लाज लग रहा है बोलने में कि भाई हमको ये थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आप लोग भाई तैयारी रखिए, हम भी पूरा जोर लगाए हुए। वो नहीं बोल रहे हैं, करे सब ठीक है। कैसे सब ठीक है बॉस? सुनिए हरदीप पुरी को एक बार। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि कोई कमी ही नहीं है। तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है? आपके हिसाब से कोई कमी नहीं है। जहां से 45% तेल आता था, उसके बंद होने के बावजूद हमको कोई कमी नहीं। कैसे संभव है? इसलिए ना कह रहा हूं कि देश को सच बताइए, देश आपका साथ देगा बॉस। देश कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। यह वक्त यह नहीं है कि हमने सब कर दिया बोलने का। जो रियलिटी है वो बताइए। पेट्रोलियम मंत्री एटीएफ की भी बात कर रहे हैं। यह वो तेल होता है जिससे एयरलाइंस चलती हैं, प्लेन उड़ता है। लेकिन अगर एटीएफ की पूरी सप्लाई है, तो फिर एयरलाइंस फ्यूल सरचार्ज लगाकर फ्लाइट के दाम क्यों बढ़ा रही हैं बॉस? इसको कौन देखेगा? आप ही ना देखिएगा बॉस। ईरान वॉर के बहाने एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज लगाकर टिकट महंगा कर दिया। एयर इंडिया फ्यूल सरचार्ज डोमेस्टिक रूट पर लगा रही है। पहले लगाती थी, कोई नहीं लगाती थी, 0 रुपया। अब 399 रुपया ठोक दी। अगर एटीएफ की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ये 399 रुपया एयरलाइन लगा रहा है? यूरोप के रूट के लिए पहले $100 लगता था, उसको बढ़ा के $125 कर दिया एयरलाइंस ने। अमेरिका के लिए पहले $150 लगता था, उसको $200 कर दिया। लेकिन आप अगर एटीएफ के एवरेज प्राइस का ट्रेंड देखिएगा, तो फ्यूल सरचार्ज का ट्रेंड भी तो देखिए। और सवाल उठ रहा है एयरलाइंस कर क्या रही हैं? भाई अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत एटीएफ का दाम बढ़ भी गया, तो आप सीधा उठा के आम आदमी पे डाल दिए। इन कंपनियों को कोई नहीं लगा कि जरा हम भी सह लें। मौका देकर टिकट महंगा कर दिया। पेट्रोलियम मंत्री क्यों नहीं फोन उठा के बोलते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री को कि जब कोई एटीएफ की कमी नहीं है, तो बोलिए एयरलाइंस को कि काहे पब्लिक पे बोझ डाल रहे हैं? आप देखिए कि 2022 में जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, इसी तेल प्लेन में यूज होता है, एटीएफ का रेट 95,000 से लेके 1,30,000 प्रति किलो लीटर चला गया था। और तब फ्यूल सरचार्ज 0 था बॉस। 2023 में एटीएफ का रेट 90,000 से 1,10,000 का एवरेज रहा। फ्यूल सरचार्ज 300 से 1,000 रुपया प्रति सेक्टर इंडिगो ने खाली लगाया, बाकियों ने लगाया भी नहीं। 2024 में एटीएफ का रेट 85,000 से 1,05,000 था। फ्यूल सरचार्ज 0 था। 2025 में एटीएफ का रेट 85,000 से 1,00,000 रुपए प्रति किलो लीटर था। फ्यूल सरचार्ज 0 था।
अभी 2026 में एक महीना हुआ कि 92,000 से बढ़कर 97,000 के करीब पहुंचा है, तुरंत कंपनियों ने 399 रुपया का फ्यूल सरचार्ज ठोक दिया। कौन बात का बॉस, कौन बात का? आप कह रहे हैं एटीएफ की कोई कमी नहीं, जो एवरेज प्राइस दिख रहा है वो पहले के मुकाबले उतना पहुंचा भी नहीं जितना हमने यूक्रेन के युद्ध के समय झेल लिया। तो तेल कंपनियों से इतना सहन नहीं हो रहा है, तुरंत उठाएं और आम आदमी से कहें कि तुम भरोगे, मैं नहीं भरूंगी। तेल कंपनियां कह रही हैं। और पेट्रोलियम मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको हौंक दिए एक लाइन से कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई पब्लिक से पैसा वसूल लेंगे जी? इसी तरह से एलपीजी की बात करूं तो पेट्रोलियम मंत्री दावा कर रहे हैं कि सब कंट्रोल में, लेकिन एलपीजी की चर्चा हर जगह हो रही है बॉस, जगह जगह सिलेंडर की बात हो रही है। एलपीजी को लेकर सरकार ने आज क्या कहा वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि एलपीजी को लेकर आज भी कई जगहों से तस्वीरें आई जो मारामारी वाली स्थिति बता रही हैं, कई जगहों पर, हर जगह नहीं। यह तस्वीर यूपी के गोरखपुर की है, जहां एलपीजी सिलेंडर की लंबी लाइन के बीच में घुसने को लेकर बवाल हो गया। घंटों से इंतजार कर रहे लोग लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे शख्स से भिड़ गए। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने किसी तरह मारपीट को कंट्रोल किया। देखिए, परेशानी सिर्फ घरेलू गैस को लेकर नहीं है, कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर होटल, रेस्टोरेंट से लेकर इंडस्ट्रीज में पैनिक बढ़ने लगा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कई फेमस फूड जॉइंट्स ने भी इसकी मार पड़ने की बात कही। कनॉट प्लेस की गलियों में दशकों पुरानी एक दुकान है जो छोले भटूरे के लिए मशहूर है। लोग दूर दूर से यहां केवल छोले भटूरे के चटकारे लेने पहुंचते हैं, लेकिन अब दुकान में पोस्टर लग चुका है कि सिर्फ राजमा चावल और कड़ी चावल मिलेगा, लेकिन क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। देखिए ना, लिखा हुआ है। कनॉट प्लेस के इस रेस्टोरेंट से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। अभी हम दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं और ये दिल्ली का जो है वो ढाबा फूड है और काफ़ी मशहूर ये दुकान है जहां पर कड़ी चावल, राजमा चावल और यहाँ की छोले भटूरे जो है वो खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो आज यहाँ पर दुकान में बाकायदा यहाँ पोस्टर लगा दिया गया है कि आज केवल राजमा चावल व कड़ी चावल मिलेगा क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। गैस की कितनी परेशानी है आप लोगों के पास? सब कुछ आपके सामने है, ये दिख ही रहा है सबको, हम क्या बताएंगे। सब देश के साथ है, हमारे साथ क्या है, सभी के साथ एक ही। अच्छा, आम दिनों में कितना गैस आता था और अभी कितना गैस आता है? आम दिनों में तो आज जो आता था आता ही था, इन दिनों तो कुछ भी मिल ही नहीं रहा है ना। यही बात हम कह रहे हैं भाई, देश को भी पता है कि संकट का समय है। खुल के बोलिए कि संकट का समय है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, आपको आपसे ऐसा ऐसा सहयोग चाहते हैं। पब्लिक करेगी नहीं बॉस। नरेंद्र मोदी के लिए पब्लिक ने इस देश में क्या नहीं किया है, और नरेंद्र मोदी खुद पब्लिक के लिए क्या नहीं करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो मंत्री हैं वो ऐसी बातें करते हैं कि जो जमीन पे सह रहा है उसको पेट्रोलियम मंत्री का बयान सुन के गुस्सा नहीं आएगा कि हमको दिक्कत नहीं हो रही है। आप देखिए कि एक तरफ लोगों को एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो आपदा को अवसर बनाने में जुट गए। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों के बाद यूपी के हापुड़ में प्रशासन और पुलिस ने एक घर में छापेमारी की। उस घर से 1, 2, 3 नहीं 40 एलपीजी सिलेंडर मिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इसी तरह से ओडिशा के संबलपुर में पुलिस ने एक ठिकाने पर छापा मारा जहां 161 गैस सिलेंडर बरामद हुए। पुलिस ने अवैध तरीके से सिलेंडर जमा करके उसे बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह हाल तब है जब सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर चुकी है और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया हुआ है। मैं ऐसे लोगों से भी कहता हूं, बॉस क्या करोगे ऐसा पैसा कमा के जिसमें दूसरों को तकलीफ हो रही है? कितना कमा लोगे सिलेंडर कालाबाजारी में बेच के? बॉस कुछ तो देश के बारे में सोचो। देश भर से मिल रही जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों पर सरकार क्या कर रही है वो भी आपको बताता हूं। पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी शामिल हैं। यह कमेटी जरूरत पड़ने पर पेट्रोल, डीजल और गैस की संभावित कमी और सप्लाई में किसी तरह की परेशानी होने पर उससे निपटने का प्लान तैयार करेगी। एलपीजी के क्राइसिस से और कहां कहां असर पड़ रहा है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एलपीजी की कमी को लेकर जो बातें चल रही हैं उस पर आज सरकार ने क्या कहा है वो देख लीजिए। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने आज लोकसभा में बताया कि भारत अपनी एलपीजी रिक्वायरमेंट्स का 60% खाड़ी में कतर, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। बाकी 40% एलपीजी का उत्पादन देश में होता है। लेकिन अब बाहर से एलपीजी इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया गया है। अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया, रशिया जैसे देशों से एलपीजी के कार्गो मंगवाए जा रहे हैं। भारत में सभी रिफाइनरीज को भी कह दिया गया है कि एलपीजी का मैक्सिमम प्रोडक्शन करो।
5 दिन में रिफाइनरीज के जरिए एलपीजी प्रोडक्शन 28% बढ़ गया है। सरकार का कहना है कि एलपीजी की डोमेस्टिक सप्लाई प्राथमिकता में है और इसमें कमी नहीं आने दी जाएगी। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई को भी आज से पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री ने दावा किया कि एलपीजी की एक्चुअल शॉर्टेज नहीं है, बल्कि पैनिक बाइंग की वजह से दिक्कत दिख रही है। एलपीजी का जो संकट दिख रहा है उसमें प्रोडक्शन या सप्लाई फेलियर नहीं है, बल्कि डिमांड डिस्टॉर्शन है। डिमांड डिस्टॉर्शन है बॉस। वो मुज्तबा खामनेई कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं, इतना मारेंगे कि बदला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। वो आदमी नाच रहा है। किसी को युद्ध रुकने के आसार नहीं दिख रहे। जिसके घर में एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है वो भी नहीं भरवाएगा, वो पैनिक में नहीं आएगा बॉस। आप कैसी बात कर रहे हैं? उसको पैनिक कहते हैं, उसको तैयारी कहते हैं। आप भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ना कि इधर से तेल लाएं, उधर से गैस लाएं। आप तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी ना करे, कल को खत्म हो जाएगा, कौन देगा उसको? और अगर ये पैनिक बाइंग है तो 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। कितनों के घर में 25-25 सिलेंडर होगा? सबके घर में एक एक्स्ट्रा सिलेंडर होता है। अगर कोई कमी नहीं है तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा सब मामला। लेकिन ऐसे मत कहिए कि लोग जो है वो पैनिक, डिमांड डिस्टॉर्शन हो रहा है। सरकार भी एलपीजी क्राइसिस से इनकार कर रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहानी कह रही। तस्वीरें यूपी के नोएडा और उत्तराखंड के देहरादून में एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनों की आ रही। सिलेंडर के इंतजार में लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि 4 दिन हो चुके, अब भी कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिला है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबको तुरंत सिलेंडर मिल रहा है। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। गैस नहीं मिला, अभी क्या बोला जा रहा है? 4 दिन से गैस नहीं मिल रहा है। 4 दिन से नहीं मिल रहा है। घर कैसे चल रहा है? अब कैसे चल रहा है, क्या करें? आप कब से आई हैं अम्मा? 4 बजे से। 4 बजे से लाइन में खड़ी हैं? हाँ। तो कब से आप लोग इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं? कितने दिन हो गए? 3-4 दिन से हो रहा है। तो घर में क्या गैस नहीं है? सिलेंडर खत्म हो गया है। बाल बच्चा इसे रो रहा है, खाने पीने क्या करें। आप कितने बजे से खड़ी हैं? मैं 4 बजे आई होगा, 12:30 बजे चले, चक्कर आ गए, मैं गिर गई और मुंह सूख रहा था तो मैं चले गई। अब लड़के को बुलाया, वो लेके गया। मैं उनके चल आंटी मैं घर पे छोड़ के आई, तो मैं कल भी सिलेंडर नहीं मिला। आज 3 दिन हो गया यहाँ पे। कब से खड़े हुए हैं आप लाइन में? हम आज 2 दिन से खड़े हैं सर। 2 दिन से? 2 दिन से। ऐसी क्या वजह भी? अब पता नहीं सर, अब बोल रहे हैं आ रहे हैं और जितना आ रहा है उतना ही वही भारी बांट के खत्म हो जा रहा है पूरा ही। क्योंकि कंडीशन ज्यादा होने के कारण यहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा। आप कब से खड़े हैं बाबूजी? मैं सुबह 5-5:30 बजे आया हूँ। मैं 4 दिन से चक्कर काट हूँ। अब कहता गैस आएगी ले जाना। अरे इन्हें मेरे को ये दे रखा टोकन आज के लिए। ये टोकन नंबर है ये। कोई कह रहा है 2 दिन से लाइन में हूं, कोई कह रहा है 4 दिन से लाइन में हूं। पेट्रोलियम मंत्री जी अपने अफसरों के साथ एसी कमरों में मीटिंग कर रहे हैं। जमीन की सच्चाई देखिए सर। जिसको तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है, इसकी जड़ में जाइए सर। और जो वस्तु स्थिति है, जो सच्चाई है, वो लोगों को बताइए। भारत में 33 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। 10 करोड़ के पास ही डबल सिलेंडर वाले कनेक्शन है। यानी 2 लोग ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेंडर ही भरवा सकते हैं। यानी ये लोग ज्यादा से ज्यादा 2 सिलेंडर भरवा सकते हैं। वही सरकार अब वैकल्पिक ईंधन को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं कि एलपीजी और गैस चैनलों पर दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन विकल्पों को सक्रिय किया जा रहा है। खुदरा दुकानों और पीडीएस चैनलों के जरिए केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सलाह दी है कि 1 महीने के लिए हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट को वैकल्पिक ईंधन के रूप में बायोमास, आरडीएफ पेलेट्स, केरोसिन कोयला उपयोग की अनुमति दे दो। इससे वैकल्पिक ईंधन अपनाने में मदद मिलेगी और प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी उपलब्ध हो सकेगा। एलपीजी की किल्लत की खबरों के बीच लोग इलेक्ट्रिक वाले विकल्प भी खोजने लगे। आप देखिए कि इंडक्शन चूल्हा की ऑनलाइन सेल 2 दिन में 30 गुना बढ़ गई है। बिजली से चलने वाले प्रेशर कुकर की सेल 4 गुना बढ़ गई है। वहीं एयर फ्रायर और इलेक्ट्रिक केटली की सेल 2 गुना बढ़ चुकी है। एलपीजी पर मचे बवाल के बीच वो लोग भी परेशान हैं जिनके घरों में पीएनजी लगी हुई है, यानी जिनके घर में पाइप से गैस आ रही है। पीएनजी के उपभोक्ता तो गैस भरवाकर भी नहीं रख सकते। एलपीजी को लेकर जो चर्चा चल रही है, उस बीच खबर आई कि दिल्ली एनसीआर में पीएनजी की सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को सप्लाई में कटौती करनी पड़ी।
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए 20% की कटौती कर दी है। सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को अब पिछले 6 महीने के औसत इस्तेमाल का केवल 80% ही गैस मिलेगा। यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि पीएनजी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की सप्लाई सुरक्षित रखी जा सके। एलपीजी के क्राइसिस से मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि टेलीकॉम टावर बनाने वाली कंपनियों को एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ रहा है। टावर कंपनियों को एलपीजी सप्लाई पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के आदेश पर बंद की गई। आदेश में कहा गया कि पब्लिक सेक्टर की द्वारा खरीदी गई एलपीजी सिर्फ घरेलू एलपीजी कंज्यूमर्स को ही दी जाए। एलपीजी सप्लाई में रुकावट पहले से ही टेलीकॉम टावर बनाने पर असर डाल रही है। अगर जल्द ही टावर कंपनियों को एलपीजी सप्लाई नहीं मिली तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा, जिससे मोबाइल कनेक्टिविटी भी कमजोर हो सकती है कुछ इलाकों में। एलपीजी की कमी से आईटी कंपनियों में भी हलचल मची हुई। कई बड़ी कंपनियों ने अपने वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एलपीजी की कमी की वजह से कंपनियों की कैंटीन में खाना नहीं बन पा रहा। इन्फोसिस ने कर्मचारियों को ईमेल करके कहा है कि डोसा और ऑमलेट बनाने वाला काउंटर अगली सूचना तक बंद रहेगा। इन्फोसिस के पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई के सभी कैंपस में फूड कोर्ट बंद हो सकते हैं। HCL टेक ने चेन्नई दफ्तर के कर्मचारियों को 12 और 13 मार्च को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया हुआ है। गैस सप्लाई में रुकावट से रेस्टोरेंट के काम और ऑनलाइन डिलीवरी के ऑर्डर पर असर पड़ सकता है। इस आशंका के बीच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और रेस्टोरेंट ऑपरेटर कंपनियों के शेयर गिर गए। स्विगी और जोमैटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल लिमिटेड के शेयर ऑलमोस्ट 5% के आसपास गिर गए। स्विगी भी इतने ही मार्जिन से गिरने के बाद 0.74% नीचे ट्रेड कर रहा है। KFC और पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड के शेयर 1.7% गिर गए। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड, जो भारत में बर्गर किंग आउटलेट चलाती है, उसके शेयर भी करीब 2.25% गिर गए। भारत में मैकडॉनल्ड्स आउटलेट चलाने वाली वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड के शेयर 2.5% से ज्यादा गिर गए। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि स्विगी और जोमैटो की डिलीवरी में भी कमी आई है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जिस डिलीवरी बॉय के पास 30 डिलीवरी के ऑर्डर होते थे, उसके पास 5 ऑर्डर ही बचे। लेकिन हमने कुछ स्विगी और जोमैटो वालों से बात की, उन्होंने कहा कि बहुत इतना कोई मैसिव अंतर नहीं आया है। तो हमने जहां बात की वहां की स्थिति है। लेकिन सच यह है कि देखिए, दुनिया में संकट है, भारत अछूता नहीं है। मोदी सरकार प्रयास कर रही है, इसमें भी हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, कर रही है। लेकिन कोई संकट नहीं है, जीरो संकट है, यह भी स्थिति नहीं है। कनेक्ट कीजिए पब्लिक से, खुल के बताइए, इसमें कोई लाज की बात नहीं है। और जो पब्लिक के लिए हो सकता है कीजिए। पब्लिक सर्वोपरि है बॉस। पब्लिक को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, पब्लिक को कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई मुनाफाखोरी ना हो, कंपनियां रेट ना बढ़ाएं, ये सब सरकार का देखना काम है।